हेलो एवरीवन, आई एम नेहा और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर ऑफ क्लास 8 दैट इज इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। ये चैप्टर क्लास 8 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस की तरफ से। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में क्लियर होने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका सिंपल से मतलब है कि जो भी लोग 18 या 18 प्लस हैं उनके पास राइट टू वोट है। वो लोग सब वोट देने के लायक है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ। किसी के भी बेसिस पे कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और सबका वोट जो है बराबर है। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ओके, और इसी के साथ एक फैक्ट देखते हैं हम कि इंडिया बोल्डली गिव दिस राइट टू एवरीवन। इंडिया ने ये राइट सबको दे दिया था डे वन से ही, 1950 में ही। 1950 में जब 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी दिन ये राइट सबको मिल गया। और इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ उसमें 170 मिलियन वोटर्स भी थे। ओके, तो इसी के साथ हम ये एक इमेज देखते हैं जिसमें रिच एंड पुअर दोनों बराबर है। इट मींस वोट इज इक्वल, दोनों का वोट जो है यहाँ पर बराबर है। तो देखो, इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें काम आएंगे इस चैप्टर में। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये जो हमारे को संवैधानिक अधिकार मिला है, ये हमें कौन से आर्टिकल से मिला है? आर्टिकल 326 से। कौन सा? राइट टू वोट। ओके, इसी के साथ सारे लोगों का वोट जो है वो इक्वल है और उसकी वैल्यू भी इक्वल है। वुमेन्स को भी ये राइट 1950 में ही मिल गया था डे वन से ही। ओके, आगे चल के ये लागू कितना हुआ वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सबके लिए जो वोट है वो क्या है? एक सीक्रेट बैलेट है। ये कभी भी रिवील नहीं होगा कि आपने किसको वोट दिया, ये हमेशा एक सीक्रेट बन के रहेगा। ओके, नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के लिए जो हमें आगे हेल्प करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट और की टर्म्स पढ़ा रही हूँ ताकि बार बार मैं जब ये शब्द बोलूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, और एग्जाम में भी ये टर्म्स बार बार आती हैं। व्हाट इज इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल क्या है? एक ऑफिशियल वोटर आईडी। एक ऑफिशियल वोटर आईडी है, जैसे कि वोट देने जाते हैं आपको एक वोटर आईडी चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपके पास एक आई कार्ड होता है, उससे एंट्री होती है। ऐसे ही वोट देने जाते हैं तो एक वोटर आईडी लगता है जिससे आपकी एंट्री होती है। ठीक है, ऑफिशियल वोटर आईडी लिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। इफ यू आर नॉट यू कांट वोट। इसलिए हम सबके पास एक वोटर आईडी होना चाहिए। जो भी लोग 18 प्लस हैं तभी वो आगे चल के वोट दे पाएंगे और उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आता है। ओके, सीक्रेट बैलेट हमने पढ़ लिया। पहले के टाइम पे बैलेट बॉक्स हुआ करते थे। एक बॉक्स हुआ करता था और चिट्ठी में हमें लिख के उसमें डालना होता था कि हमने किसको वोट दिया। लेकिन आज के टाइम में होता है सीक्रेट बैलेट, यानी कि ईवीएम। किसी को ही पता ही नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है। दैट ऑलवेज रिमेन अ सीक्रेट। तो इसलिए इसको बोला जाता है सीक्रेट बैलेट, क्योंकि इसको नोबडी वॉचेस, कोई नहीं देख रहा। ओके, उसके साथ है एक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म एफपीटीपी। एफपीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, मतलब कि जो भी इंसान सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा वो उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, जो भी इंसान सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा उसकी सरकार बन जाएगी। द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन। ओके, अगला टॉपिक है हमारा क्या? कॉन्स्टिट्युएंसी। अभी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? अ स्पेसिफिक टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ लीडर रिप्रेजेंट। एक ऐसा एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया जिसको एक लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमारे हरियाणा में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी सिटीज है और हर सिटी का एक लीडर है। तो वो सिटी क्या बन गई? एक कॉन्स्टिट्युएंसी बन गई। और उस सिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको भी हम डिवाइड करके कॉन्स्टिट्युएंसी बना सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इस इलेक्शन को कराने वाला मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है या मेन लीडर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है इलेक्शन कमीशन ही इंडिया में क्या कराता है? इलेक्शन कराता है, जिसके लिए हमारे को वोटर आईडी चाहिए।
ठीक है, वोट देने के लिए, वो तो हमें चाहिए ही थी, पहले हमने रीड आउट कर लिया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं है, इस पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे जोर डाल सकती है, ना सरकार डाल सकती है, ना कोई ऑफिसर डाल सकता है, कोई नेता भी इसको फोर्स नहीं कर सकता। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिससे जो किसी भी चीज से नहीं डरती, फ्रीली काम करती है। जब कोई इंसान फ्रीली काम करेगा वही तो इलेक्शन करा सकता है, पार्शियलिटी के साथ तो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। प्लस इसका मेन काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, एकदम सही तरीके से बिना धोखाधड़ी के इलेक्शंस करवाना किसका काम है? हमारा ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और ये कौन कौन से इलेक्शंस कराती है? देखो, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो इलेक्शंस है वो कौन कराती है? हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो, उसी के बाद आता है कि हमारे को वोट देना क्यों जरूरी है? वाई वोटिंग इज नेसेसरी? वोटिंग नेसेसरी। अब नेसेसरी क्यों है वोटिंग हमारी? अब हमें ये देखना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो इट गिव सिटीजन अल्टीमेट पावर, ये सिटीजन्स को एक पावर देती है कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके। एवरीवन्स वॉइस मैटर इक्वली, सब किसी की आवाज इक्वली मैटर करती है, इसलिए तो हम वोट देने जाते हैं। अगर सबका इक्वल वोट है, वन वोट इक्वल वैल्यू है ना, वन वोट वन वैल्यू, यही तो राइट है हमारा, तो इसलिए हर किसी की बात सुनी जाएगी। ठीक है, एवरीवन वॉइस विल गेट हर्ड। उसके साथ मेक लीडर आंसरेबल पब्लिकली, जो भी हम जिसको लीडर चुन रहे हैं वो हमारी पर्सनल चॉइस ही तो है, हमने सबके प्रपोजल्स पढ़े होंगे, मैनिफेस्टो पढ़े होंगे, ठीक है, सबकी पॉलिसीज पढ़ी होगी, उसके बाद ही तो हम आंसर कर रहे हैं, अपने वोट को उस लीडर को दे रहे हैं, तो लीडर हैव टू आंसर इट पब्लिकली। अलाउ पीसफुल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हमें लीडर पसंद नहीं आता नेक्स्ट टाइम हम उसको चेंज करते हैं, बहुत पीसफुली काम कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ अवर वोट। वोट की वजह से हम बहुत आराम से कोई भी काम कर सकते हैं या सरकार भी बदल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो ये इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, पढ़ लिया। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? दैट इज सुकुमार सेन। ओके, बार बार याद करने की जरूरत है, सुकुमार सेन, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसका काम क्या है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है हमारा क्या? वोटर लिस्ट को रेडी करना या फिर इलेक्टोरल रोल रेडी करना। मैंने इलेक्टोरल रोल आपको ऑलरेडी समझा दिया है। प्लस साथ साथ क्या लागू करना? एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका मतलब सिंपली क्या होता है? नो ब्राइबिंग, किसी भी वोटर को हम जो है पैसा देके, ब्राइब देके जो है वोट नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट का पैसा यूज नहीं करना किसी भी कैंपेन के लिए। प्लस और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, एमसीसी, जिसमें पहली बात तो ये 1 महीना पहले ही लागू कर दिया जाता है। ये कंडक्ट जो है ये 1 मंथ पहले ही लागू कर देते हैं। कौन? बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू कर दिया जाता है। प्लस इसमें कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं चलाएगा उस 1 महीने के दौरान, कोई भी वोटर्स को ब्राइब नहीं देगा, ठीक है, रिश्वत नहीं देगा। इसका मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर हेट स्पीच, गलत बातें, भड़काऊ भाषण कोई भी नहीं देगा। और इस चीज का ध्यान कौन रखती है? वहां की अथॉरिटीज रखती है, पुलिस मैन सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक मिनिस्टर है ये, ठीक है, लिखा है ना नेताजी को रूल्स मानना पड़ेगा, तो ये मिनिस्टर को ये सारे रूल्स जो है मानने पड़ेंगे, जो किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है तो उसकी एज होनी चाहिए, उसकी एज जो है मैक्सिमम हो सकती है 75 ईयर्स। और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम एज 65 हो सकती है और इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लस अगर इसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, ठीक है, इम्पीच बोलते हैं बेटा, ओके,
इम्पीच का मतलब होता है हटाना। अगर किसी को हटाना हो इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसका सेम प्रोसेस, जो उसका प्रोसेस होता है हटाने वाला, वो किसके बराबर का होता है? जैसे हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उसकी पोजीशन से हटाया जाता है, उसी तरीके का सेम प्रोसेस इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है। तो आप लगा लो कि कितनी अच्छी अथॉरिटी है इलेक्शन कमिश्नर की। ही इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आई होप आपको अब पावर पता चल रही होगी इलेक्शन कमिश्नर की। और इनको अपॉइंट कितने सालों के लिए किया जाता है? 6 इयर्स के लिए, ठीक है, 6 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ये देखते हैं कि ये जो श्याम शरण नेगी जी हैं, ये इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं, पहले वोटर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के। और कब वोट दिया? 1951 में। इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन इंडिया का कब हुआ हमारा? 1951 से 52 में। ओके, पहला इलेक्शन हुआ। वहां पर ही नेवर मिस द इलेक्शन एंड एवर वोटेड एट द एज ऑफ 100। अब उन्होंने इतने वोट्स किए हैं, कभी इलेक्शन मिस नहीं किया, कभी अपना वोटिंग राइट मिस नहीं किया। और कब तक वोट किए? 2017 तक, जब तक वो 100 साल के भी हो चुके थे, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि कितने लोग कितने कंसर्न होते हैं अबाउट देयर वोटिंग राइट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया को हमेशा से ही वुमेन्स को फर्स्ट डे से ही हमारे को जो है आजादी मिल चुकी थी टू गिव देयर वोट्स। और जबकि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज ने भी 1951 तक वेट किया था। तो हाउ प्राउडफुल इट इज, है ना, कि इंडिया में वुमेन्स को इतना जल्दी राइट मिला था। और स्विट्जरलैंड, जिसके हम सपने देखते रहते हैं जाने के, वहां पे भी 1971 में जाके वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला। नाउ हम देखेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कैसे सेफ रखता है, ठीक है, सेफ रखता है इस प्रोसेस को, और फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो देखो, सेफ रखने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए ये कुछ प्रोसेस फॉलो करता है। दैट इज एस, मतलब स्ट्रिक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो 1 महीना पहले ही लागू कर दिया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। प्लस एसेसेबल बूथ, मतलब कि सारे जो बूथ हैं जहां पे वोट देने जाया जाता है, वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि और भी फैसिलिटीज दी जा रही है, जैसे कितने लोग व्हील चेयर पे जाते हैं, उनके लिए रैंप्स बनवाई गई। और जो लोग इवन वोट देने नहीं आ सकते, उनके लिए एक होम वोटिंग की भी सुविधा दी गई। प्लस फ्री, एफ से क्या है हमारा? फ्री, फ्री फ्रॉम फियर एंड ब्राइब चीटिंग। ये इन पे किसी भी चीज का दबाव नहीं है, किसी भी चीज का प्रेशर, टेंशन नहीं है, दे आर फ्री। ओके, एंड ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बिकॉज ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज कर रहे हैं जिसकी काउंटिंग प्रॉपर एक्यूरेट है, जिसमें कोई भी चीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ECI मैसिव टू डू लिस्ट, ओके, इसका मतलब है फंक्शंस। ओके, कंफ्यूज मत होना टू डू लिस्ट देख के। फंक्शंस, फंक्शंस मतलब काम। अब काम क्या क्या है ECI के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? तो देखो, सबसे पहला काम तो ये डिसाइड करना कि ये जो फेस्टिवल है इलेक्शन वाला, ये कब करेंगे, ठीक है, ये इलेक्शन होना कब है। वोटर लिस्ट निकालना, ओके, वोटर लिस्ट सबकी अपडेटेड नेम्स आने चाहिए, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए। जितनी पार्टीज इलेक्शन लड़ना चाहती है उनको रजिस्टर करना, उनको सिंबल्स देना, ठीक है। एनफोर्स रूल, सारे नियम कानून लागू करना MCC के द्वारा, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। लास्ट, सबको मॉनिटर करना, मॉनिटर मतलब कि सब पे नजर रखना, ठीक है, ओवरसी करना, सुपरवाइज करना। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्ट तो हमारा ये है कि इंडिया में वोटिंग एज जो है 21 से घटा के 18 करी थी। कब? 1988 में। ओके, फर्स्ट फैक्ट डन। पहले 21 एज हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद 18 कर दी। दूसरा फैक्ट ये है कि 2024 में जब इंडिया के इलेक्शंस हुए थे तो 980 मिलियन वोटर्स ने वोट किया था, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ओके, देन उसके बाद हमारा तीसरा फैक्ट ये है कि हमारे पास क्या है? एक नोटा, NOTA, ठीक है, जिसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव। आप MCQs करते हो, उसमें से जब तीनों में से कोई ऊपर के ऑप्शंस आपको पसंद नहीं आते तो आप नन ऑफ द अबव कर देते हो कि ऊपर से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। ऐसे ही आपके पास इलेक्शंस में भी ये राइट होता है, नन ऑफ द अबव, कि आपको इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो पसंद नहीं है। इसलिए आपने किस पे क्लिक किया? नोटा पे, मतलब ऊपर की आपको एक भी पार्टी पसंद नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर दोगे और सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दोगे।
देखो, अब हमारा टॉपिक है जो ये ईसीआई है, वो काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। ओके, अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे कि नेशनल लेवल पे तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑलरेडी होता ही है, और प्लस कुछ अदर ऑफिसर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। स्टेट लेवल पे होता है हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, और बूथ लेवल ऑफिसर जो एक प्रॉपर बूथ का भी होता है, जैसे बूथ में हम जाते हैं ना वोट देने, वहां का भी एक ऑफिसर होता है। प्लस इसी के साथ साथ हमारा एक और ऑफिसर होता है, दैट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसका काम क्या होता है, अब इसका काम है जितने भी लोग वोट देने आ रहे हैं उन लोगों का इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इसको चेक करना। और ये ज्यादा से ज्यादा कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख सकता है, टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ये नजर रख सकते हैं, और बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए दूसरे लोग होंगे। फिर आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि ईसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फर्स्ट हमारे कौन थे, इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, और कब बने थे, 1951 में, जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था। हम जान लेते हैं टाइप ऑफ इलेक्शन, कितने प्रकार के इलेक्शन होते हैं इंडिया में। एक तो सबसे पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन, जो जनरल है, सबके लिए एक बराबर है, जो पूरी कंट्री का होगा, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन। और ये कितने साल में होता है, नॉर्मली 5 इयर्स के लिए होता है। ये इस बात सबको क्लियर है, जैसे कि पीएम का इलेक्शन, वेरी सिंपल। और सेकंड इलेक्शन है हमारा क्या, मिड टर्म इलेक्शन। अब ये वर्ड समझ के ही आ रहा है कि ये मिड में हो रहा है, बीच में हो रहा है। जब कभी लोकसभा जो है डिसॉल्व कर दी जाती है, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं तभी के तभी। तो दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, और जो बीच में इलेक्शन हुए तो उन्हें बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शन। ओके, तो तभी एक फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारा क्या है, अब बाय इलेक्शन। अब बाय इलेक्शन का मतलब क्या, एक सीट खाली है, सबकी तो सीटें भरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अगर डिसॉल्व होगा ना तो सबकी सीट जाएगी, एक की नहीं सबकी। अब यहाँ पे बाय इलेक्शन का मतलब है कि एक ही सीट खाली रह गई है, चाहे तो कोई इंसान डेथ हुई होगी, चाहे तो उसने रिजाइन कर दिया होगा, तो उसके लिए इलेक्शन कराना है तो वो बाय इलेक्शन हो जाएगा। और जो भी इंसान जीतेगा, ठीक है, जो भी इंसान वहां पे इस इलेक्शन में जीत जाएगा, इस 1 सीट के लिए जीतेगा, वो उतने साल के लिए ही उस सीट पे जो है रूल करेगा, जितना टाइम जो है पिछले वाले का बच गया था, ठीक है। ये नहीं जब से बैठा तब से 5 साल, नहीं, जितना पिछले वाले का समय रह गया है उतने ही टाइम वो सीट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ लिया था, एक पर्टिकुलर जगह का कोई लीडर है और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। वन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अब लोकसभा के अंदर टोटल सीट्स तो हमारी 543 है, जनरल कैटेगरी के लिए 412 है, एससी के लिए 84 है, और एसटी के लिए 74 है। लेकिन जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे साइज एंड पॉपुलेशन। मान लो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, सीट उस हिसाब से ज्यादा मिलेगी। और साइज क्या है स्टेट का, अगर स्टेट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स भी तो ज्यादा होंगी। तो सिमिलरली ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है किस पे, हमारे साइज एंड पॉपुलेशन पे। ओके, अब हमारे को यहाँ पे रिजर्व सीट क्यों दी गई है, क्योंकि सबको इक्वल या फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सारी कम्युनिटीज को, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ट्राइबल पीपल और शेड्यूल कास्ट पीछे छूट जाते हैं, इसलिए उनके लिए सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई है। ओके, जब हम वोट देने जाते हैं, जिस दिन हमारा वोटिंग डे होता है, तो उस दिन का प्रोसेस क्या होता है, तो देखो, सबसे पहले हम वोट देने गए, अपना वोटर आईडी चेक कराया, वोटर लिस्ट में नाम चेक किया, हो गया, डन। देन उसके बाद एक ऑफिसर हमारा क्या करेगा, हमारे हाथ पे इंक लगा देगा और हमारा सिग्नेचर ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, टेक्स अ चिट एंड चेक्स फिंगर, वो सारी चीजें चेक करता है, हमारे हाथों की पूरी प्रॉपर चेकिंग हो जाती है, ठीक है। देन हम ईवीएम के पास पहुंचते हैं, ईवीएम जहां पे हमें वोट देना है, हमने जो है बटन जो है प्रेस कर दिया और वो बीप करके बज गया, ठीक है। जिसको भी पार्टी को हमने वोट देना है उसको हमने वोट दे दिया। देन वोट देने के साथ ही एक वीपैट है, क्या है, वीपैट, जिसमें हमने जिसको वोट दिया है उसकी एक पूरी प्रिंटेड जो है चिट बाहर निकलती है, और वही हमारा वोट काउंट होता है।
नाउ अब हमने ईवीएम पढ़ लिया है एंड वीपैट भी पढ़ लिया है, वीवीपैट, जिसका मतलब था कि ब्लू बटन नेक्स्ट टू चूजन कैंडिडेट सिंबल, मोर नो मोर पेपर बैलेट। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि बैलेट बॉक्स हुआ करते थे जिसके अंदर हम चिट डालते थे जिस भी कैंडिडेट को हमें जिताना होता था। ओके, अब ये बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया है, क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है और पेपर बैलेट्स यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ओके, जिस भी सिंबल को हम चाहते हैं वो लीडर, हम उसको सीधा जाके क्लिक कर देते हैं। वीपैट हमारा क्या है, हमने पढ़ लिया, जिस भी पार्टी को हमने क्लिक किया है, बटन दबाया, उसका एक स्लिप निकलता है और वो स्लिप उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में गिर जाता है और हमारा वोट जो है डबल चेक करने के लिए ये सिस्टम फॉलो होता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ठीक है, जिसमें से स्लिप निकलती है और 7 सेकेंड्स में ही ये स्लिप जो है बाहर आ जाती है और ये प्रूफ करती है कि हमने सही इंसान को वोट दे दिया और हमारा जो है वोट जो है डबल चेक हो गया। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जनरल इलेक्शन। ओके, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन। ओके, नाउ ये डायरेक्ट इलेक्शन में वोट देने कौन जाएगा, कौन वोट करेगा, तो यहाँ पे वोट करेंगे हम लोग, जो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक यहाँ पर जो है वोट देने जाएगी। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द वोट, जिसके वोट्स ज्यादा हैं वो विनर। ओके, और किस किस को वोट दे सकते हैं हम, जैसे कि लोकसभा में जैसे पीएम के इलेक्शंस हुए, स्टेट असेंबली के यानी एमएलए के हो रहे हैं या फिर एमपी के हो रहे हैं या लोकल बॉडीज के हो रहे हैं, सबको हम वोट्स दे सकते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, जिसको हमने जिता दिया, जैसे एमपी जिता दिया, एमएलए जिता दिया, वो लोग अब वोट देंगे इनडायरेक्ट में आके। ओके, यहाँ हम वोट नहीं देते, कौन देता है, अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट फॉर अस, जिसको हमने जिता दिया वो लोग अब हमारे लिए वोट देते हैं। ठीक है, अब इसका सिस्टम क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है कि इसमें हम प्रेफरेंसेस देते हैं कि एक नंबर, सबसे पहले नंबर पे तो मैं चाहता हूं कि ये लीडर बने, दूसरे पे चाहता हूं ये बने और तीसरे पे चाहता हूं ये बने, और जिस इंसान को सबसे ज्यादा बार पहले नंबर की प्रेफरेंस मिलती है वो ऑब्वियसली जीत जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये वाली वोटिंग कहां कहां पे होती है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आप कभी राज्यसभा के लिए वोट करने तो गए नहीं होंगे ना, आपने कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट किया है, तो वोट किसने किया है, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने उनको जाके वोट किया ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम जानेंगे कि हमारे पास दो हाउसेस हैं, ठीक है, टू हाउसेस है, मैंने ट्विन हाउसेस लिखा है ना, टू हाउसेस है, पर अब हमारे पास दो घर है। एक घर को तो हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा, एक है हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा, और लोकसभा को ही हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसमें इनडायरेक्ट होते हैं, राज्यसभा है ना, अभी अभी हमने जस्ट डिफरेंस में ये चीज पढ़ी है। इसमें 553 कॉन्स्टिट्युएंसीज है पूरे इंडिया भर में, इसमें कितनी है, 233, और जिसमें कि 12 लोग जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इसमें वोटिंग सिस्टम क्या है हमारा, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसके सबसे ज्यादा वोट वो जीत जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके अंदर क्या था कि हमें प्रेफरेंसेस देनी थी, ठीक है, कि पहली प्रेफरेंस मेरी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। जिस भी इंसान को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वाली पोजीशन मिल रही होगी सब लोगों से, ज्यादातर लोगों से, तो वो इंसान यहाँ पे जीत जाएगा। ओके, तो देखो, अब प्रेसिडेंट को तो वोट करने हम जाते नहीं है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो इस इलेक्शन में जितने भी एमपी होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो लोग वोट करते हैं। एस टी बी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला ही सिस्टम चलता है, और एमएलए वोट करते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो कि टेरिटोरीज है, इनके भी एमएलए वोट करते हैं। और यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करा तो वो वोट नहीं करते, प्लस काउंसिल वाले लोग भी वोट नहीं करते, स्टेट काउंसिल के लोग भी वोट नहीं करते। यहाँ पर
सब लोग वोट इसलिए नहीं करते बिकॉज जिन लोगों को चुन लिया गया है उन लोगों के लीडर्स यहाँ पे प्रेसिडेंट को वोट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही प्रेसिडेंट की वोटिंग होती है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ और देखो कि वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग में सारे एमपी, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड सारे लोग वोट करते हैं किसमें? वाइस प्रेसिडेंट में। तो देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्शन में विलन कौन है? एक तो मनी पावर, कि बहुत सारे अमीर लोग अपने पैसे का बहुत गलत यूज करते हैं और वोट्स खरीद लेते हैं। दूसरा क्रिमिनल बैकग्राउंड, कितनी बार जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं नेता, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है, सीरियस क्रिमिनल्स होते हैं जो पॉलिटिक्स में एंटर कर लेते हैं। प्लस साथ साथ क्या होता है, वोट एपैथी, जिसका मतलब ये है कि कितने लोगों को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वोट देने चाहिए, उनके एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि एक वोट क्या ही कर लेगा, तो वो लोग वोट देने ही नहीं जाते। कितने लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि वोट देने जाना है, गांव देहात में रहते हैं, कौन सा लीडर अच्छा, उन लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ओके, अब इसी के साथ हमें देखना है कि हमारा आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले तो हमारे को वोटिंग की सबको एजुकेशन देनी है, प्लस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सारी चीजें सबके पब्लिक के सामने क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। कैंडिडेट का बैकग्राउंड एंड पब्लिक क्लियर, ठीक है, सारे पॉलिटिकल चीजें पब्लिकली क्लियर होनी चाहिए। साथ साथ टेक्नोलॉजी, अ गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लोगों को पता होना चाहिए टू मेक वोटिंग इजियर, ताकि वोटिंग जो है बहुत आसानी से हो जाए और ज्यादा से ज्यादा यंग लोग पार्टिसिपेट करें ना, यूथ पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हो, क्योंकि वो फ्रेश आइडियाज लेके आते हैं, एनर्जी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। वोटिंग सिर्फ हमारा राइट नहीं है, वोटिंग इज नॉट जस्ट अ राइट, इट इज अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फ्यूचर जो है इसी के हाथों में है, ठीक है, हमारा फ्यूचर हमारे वोटिंग के हाथों में ही है। नाउ हम इस छोटे से रिकैप को देख लेते हैं कि 18 प्लस है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ओके। एफपीटीपी सिस्टम फॉलो होता है सीट्स के लिए, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ईसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है। ईवीएम पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और हमें वीवीपीएटी भी पता है, जिसका मतलब है हमारा वोट जो है सिक्योर, सीक्रेट और फास्ट हो जाएगा। नाउ अब छोटा सा मैं चाहती हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये एक माइंड मैप है, ओके, जिसमें हमने पढ़ लिया मैनेज कौन करता है, ईसीआई, एमसीसी मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, एफपीटीपी क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, ईवीएम वीवीपीएटी क्या है, ये सारी बातें अब हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब ना लेट्स टेक दिस क्विज कि मिनिमम एज क्या है। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इज 80 एंड इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है इंडिया में किसके द्वारा? हु? वेरी सिंपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ओके। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है याद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर एक सीट खाली है तो कौन सा इलेक्शन कराया जाएगा? लेट मी नो फास्ट। बाय इलेक्शन, ओके। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, या तो आंसर्स ही आपको नजर आ गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं? दैट इज नोटा। आई होप यू ऑल गॉट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली, और हम ऐसी कंप्लीट सीरीज करेंगे क्लास 8 की, ओके। और अब बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और मुझे बताओ कमेंट्स में हाउ मेनी मार्क्स यू गेट इन दिस MCQ टेस्ट, ओके। नाउ तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।